जरा सोचिए एक ऐसे कवि के बारे में जिन्हें हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। हाँ, सुकुमार कवि, बिल्कुल। हाँ, मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी कलम से हमेशा खिले हुए फूल, वसंत की वो सुगंधित हवाएं और झरनों की बेहद कोमल तस्वीरें ही निकलती थीं। और फिर अचानक उसी कवि की सोच एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। अच्छा। हाँ, वो एक ऐसे 1000 फनों वाले सांप का जिक्र करने लगते हैं जिसकी सांसें तूफान है, जिसके दांत साक्षात मृत्यु का विष है और जो पूरी मानव सभ्यता को कुचलने के लिए तैयार है। बाप रे, ये तो एकदम ही अलग दिशा हो गई। वही तो, मतलब एक ऐसा दिमाग जो हमेशा पूर्ण सौंदर्य में डूबा रहता था, वो अचानक पूर्ण विनाश और खौफ की बातें क्यों करने लगा। मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ होगा। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और ये सिर्फ किसी कविता का बदलता हुआ स्वर नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान के सबसे गहरे डरों में से एक का एकदम जीवंत दस्तावेज है। बदलाव का डर है ना? बिल्कुल, बदलाव या परिवर्तन का डर। सुमित्रा नंदन पंत की 1924 में आई ये महाकाव्यात्मक कविता, जिसका नाम ही परिवर्तन है, और बाद में उनके जीवन पर महात्मा गांधी के दर्शन का जो प्रभाव पड़ा ना, वो इस बात का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है कि इंसान अपने आसपास मची भयंकर उथल-पुथल का सामना कैसे करता है। सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा का मकसद साहित्य के किसी पुराने पन्ने को बस उबाऊ तरीके से बाँचना नहीं है। मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से ठीक 1 सदी पहले, जब दुनिया उथल-पुथल के दौर से गुजर रही थी, तब लिखी गई ये बातें आज के इस तेजी से बदलते दौर में हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है। और आज का दौर भी तो बहुत अनिश्चितताओं से भरा है। बिल्कुल। बदलाव को लेकर जो हमारा नजरिया है ना, ये चर्चा उस नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देने वाली है। तो शुरुआत कविता के उस हिस्से से करते हैं जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट और दोष रहित लगता था। पंत जी के पल्लव संग्रह में प्रकाशित हुई थी ये कविता। जी, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही गहरे नॉस्टैल्जिया से होती है, यानी अतीत की मीठी और सुरक्षित यादों से। वे लिखते हैं, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल। सुवर्ण का काल। उन पंक्तियों में एक ऐसे आदर्श समय की कल्पना है जब मृत्यु, बुढ़ापा या दुख जैसी किसी चीज से इंसान का परिचय ही नहीं था। मतलब कोई टेंशन ही नहीं। कोई टेंशन नहीं। कवि कहता है कि स्वर्ग की सुंदरता जैसे सीधे धरती पर उतर आई थी। वसंत की सुगंधित हवाएं चलती थीं, जिसे वे मधुमास कहते हैं। मधुमास, क्या खूबसूरत शब्द है ना? ये मानव स्वभाव है कि हम हमेशा एक स्वर्णिम अतीत की कल्पना करते हैं। एक ऐसा समय जो हमारे वर्तमान से कहीं अधिक सुरक्षित और खूबसूरत था। लेकिन वो भ्रम बहुत जल्दी टूटता है। मतलब ठीक अगली पंक्तियों में कवि उस कठोर वास्तविकता से टकराकर कहता है, हाय सब मिथ्या बात। हाय सब मिथ्या बात। हाँ, और अचानक उसी वसंत में सुगंध की जगह शिशिर की, मतलब सर्दियों की सूनी और ठंडी सांसें महसूस होने लगती हैं। जो डाल कभी फूलों के भारीपन से झुकी रहती थी, वो आज पतझड़ में सिहर उठती है। बिल्कुल से एकदम से तस्वीर बदल गई। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये मुझे ना उस एहसास की याद दिलाता है जब कोई अपने बचपन के पुराने खुशनुमा घर को देखने सालों बाद वापस जाता है। हाँ, वो यादें बहुत गहरी होती हैं। हमारे दिमाग में वो घर बहुत बड़ा, सुरक्षित और खुशियों से भरा होता है। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो पुराना घर तो अब है ही नहीं, और वहां से एक शोर मचाता हुआ हाईवे गुजर रहा है। अरे बाप रे। हाँ, वो जो एक झटका लगता है ना, कि हमारा वो सुरक्षित अतीत हमेशा के लिए खत्म हो गया है और आज की जिम्मेदारियां और तनाव हमें वर्तमान में खींच लाते हैं। पंत जी ठीक उसी पीड़ा को कागज पर उतार रहे हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। और उस पीड़ा की गहराई को समझने के लिए ना, इसे छायावाद के ऐतिहासिक संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। छायावाद? हाँ, साहित्य में छायावाद एक ऐसा दौर था जिसे हम अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के समकक्ष रख सकते हैं। इस दौर के कवि प्रकृति में ईश्वर की छवि खोजते थे और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को सबसे ऊपर मानते थे। अच्छा। लेकिन जरा सोचिए, ये 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद का समय था। पूरी दुनिया में भारी तबाही मची थी। हाँ, वो दौर तो बहुत ही भयानक था। पुरानी मान्यताएं, साम्राज्य और सुरक्षा का जो भ्रम था ना, वो सब एक झटके में टूट रहा था। तो जब पंत जी ये वर्णन कर रहे हैं, तो ये केवल बदलते मौसम की बात नहीं है। ये उस मनुष्य की मनोवैज्ञानिक स्थिति का चित्रण है जो बदलाव को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है।
मतलब वो उस दौर के दर्द को लिख रहे थे। बिल्कुल। विश्व युद्ध के बाद की वो पीढ़ी अपने उसी स्वर्णिम अतीत को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहती थी, जबकि समय की रेत तेजी से फिसल रही थी। और जब वो मुट्ठी पूरी तरह खुल जाती है और बदलाव सामने खड़ा होता है, तो कविता का स्वर बहुत ही अंधकारमय और डरावना हो जाता है। एकदम डरावना। पंत जी परिवर्तन को कोई सौम्य या धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं मानते। वे इसे एक भयंकर और विनाशकारी शक्ति का रूप दे देते हैं। वे कहते हैं, अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नृत्य, विश्व का करुण विवर्तन। निष्ठुर परिवर्तन। हाँ, मतलब निर्दयी बदलाव। यहाँ परिवर्तन की तुलना सीधे शिव के विनाशकारी तांडव से कर दी गई है। एक ऐसा नृत्य जो सब कुछ भस्म कर देता है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि वो तांडव यही नहीं रुकता। पंत जी ने इस बदलाव को 1000 फन वाले वासुकी नाग की संज्ञा दी है। वासुकी नाग? हाँ, ये एक बहुत ही जटिल मिथकीय बिंब है। कवि कल्पना करता है कि पूरा ब्रह्मांड उस नाग का बिल है, यानी उसका विवर है। बाप रे। उस नाग की सांसें भयंकर आंधी हैं और उसके दांत मृत्यु का विष हैं, जिसे वो गरल दंत कहते हैं। और जो युग बदलते हैं ना, जिसे कल्पांतर कहा जाता है, वो असल में उस वासुकी नाग का अपनी पुरानी केंचुली उतारना है। केंचुली उतारना? बिल्कुल। जब वो नाग केंचुली उतारता है तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाती है। क्या बात है। उन्होंने परिवर्तन को एक नृशंस और अत्याचारी राजा भी कहा है ना? हाँ, एक ऐसा शासक जो दुनिया को अपने पैरों तले बेदर्दी से कुचल देता है, जो बड़े बड़े आलीशान भवनों को पल भर में खंडर बना देता है। और इंसान जो धन दौलत या वैभव जमा करता है, उसे वो इंद्रधनुष की तरह पल भर में मिटा देता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, एक प्रकृति प्रेमी कवि अचानक परिवर्तन से इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या वो बदलाव को पूरी तरह से एक विलन के रूप में देख रहे हैं? मैं समझाता हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नागेंद्र ने इस कविता को एक ग्रैंड भाव महाकाव्य कहा है। ग्रैंड भाव महाकाव्य? हाँ, तो ये खौफ केवल एक कविता डर नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन की क्षणभंगुरता यानी नश्वरता का यथार्थवादी चित्रण है। मतलब कि सब कुछ खत्म होने वाला है। बिल्कुल। ग्रांडियो महाकाव्य होनी तो होनत्याप है कि यह कविता इंसान के उस अहंकार को चुनौती देती है जो मानता है कि उसकी बनाई हुई चीजें अमर हैं। पंत जी प्रकृति की चक्रीय प्रक्रिया को नकार नहीं रहे हैं। अच्छा। बल्कि वो ये याद दिला रहे हैं कि समय के रथ के पहियों के नीचे सब कुछ कुचला जाना तय है, चाहे वो कितना भी सुंदर या मजबूत क्यों ना हो। यह एक ऐसा कड़वा सच है जो इंसान के अहंकार को चकनाचूर कर देता है और इसीलिए वो डरावना लगता है। लेकिन अगर सब कुछ कुचला ही जाना है, अगर परिवर्तन सिर्फ वो वासुकी नाग है जो हमें डसने वाला है, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में उम्मीद की कोई किरण कहाँ है? यही तो इस कविता का टर्निंग पॉइंट है। मतलब इस विनाश के अंधेरे में कुछ तो होना चाहिए ना? अगर इस दार्शनिक सफर को आगे बढ़ाएं तो विनाश के इस अंधेरे से निकलकर चर्चा निर्माण की ओर मुड़ती है। बिल्कुल। पंत जी ये स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में दुख का होना बहुत जरूरी है। कविता की लाइनें हैं, बिना दुख के सब सुख निसार, बिना आंसू के जीवन भार। क्या लाइनें हैं, बिना दुख के सब सुख निसार। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि जैसे लगातार मीठा खाने से हमें मिठास का एहसास होना बंद हो जाता है, वैसे ही अगर जिंदगी में संघर्ष या दुख न हो तो हम सुख की कदर करना भूल जाएंगे? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सुख और दुख का ये संतुलन ही इस पूरे दर्शन का केंद्र है। संसार में अगर दीनता और दुर्बलता है तो ठीक उसी के कारण मनुष्य के हृदय में दया, क्षमा और प्यार जैसी कोमल भावनाएं जन्म लेती हैं। अगर सब कुछ हमेशा परफेक्ट होता, कोई पीड़ा नहीं होती, तो इंसान के अंदर की करुणा कभी जागृत ही नहीं होती। मतलब बिना दुख के हम इंसान ही नहीं रहते। सही बात है। और पंत जी का ये काव्य केवल निराशावाद नहीं है, बल्कि एक बहुत ही तटस्थ दर्शन है। वे एक बहुत सुंदर रूपक इस्तेमाल करते हैं। कौन सा रूपक? एक फूल का। एक फूल को अपना बलिदान देना पड़ता है, उसे मुरझाकर गिरना पड़ता है, तभी उस जगह से एक नया, उज्जवल और मीठा फल विकसित हो पाता है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? जन्म और मृत्यु कोई अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, वे एक ही निरंतर प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। कवि कहता है, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंझती उधर मृत्यु क्षण क्षण। यानी जहां एक तरफ जन्म अपनी आंखें खोलता है, ठीक उसी पल दूसरी तरफ मृत्यु अपनी आंखें बंद करती है। ये तो एक सतत चक्र हो गया। बिल्कुल। और इस चक्र को समझने के लिए हमें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के विश्लेषण को देखना होगा।
उन्होंने क्या कहा था? वे कहते हैं कि इस कविता में पंत जी की निर्लेप कल्पना प्रस्फुटित हुई है। निर्लेप कल्पना, इसका क्या मतलब हुआ? निर्लेप होने का मतलब है किसी चीज से चिपकना नहीं, मोह न रखना, एक तटस्थ दृष्टा बन जाना। अच्छा, मतलब दूर से ऑब्जर्व करना। हाँ, ये कोई निराशावादी सोच नहीं है जहां कवि दुनिया के खत्म होने का रोना रो रहा है। ये एक ऐसे इंसान की सोच है जो समझ रहा है कि विनाश के इस तांडव के बीच ही नवनिर्माण के बीज बोए जाते हैं। जिसे वे नवल रुधिर और पल्लव लाली कहते हैं। बिल्कुल, पुराने का टूटना और मिटना ही नए के आकार लेने की पहली शर्त है। ब्रह्मांड के इस नियम को समझना बहुत बड़ा दार्शनिक सुकून तो दे सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव है। कैसा बदलाव? मेरा मतलब है, एक कवि जो कल तक प्रकृति के सौंदर्य और वासुकी नाग जैसे मिथकीय बिंबों में खोया था, वो अचानक राजनीति, ग्राम पंचायत के विकेंद्रीकरण और आम आदमी की समस्याओं पर कैसे आ गया? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस उथल-पुथल के बीच पंत जी को एक वैचारिक और नैतिक आधार की जरूरत थी। एक लंगर की तरह? बिल्कुल, और उन्हें ये आधार महात्मा गांधी के विचारों में मिला। महात्मा गांधी? लेकिन वो कैसे? देखिए, कालक्रम के अनुसार देखें तो हिंदी साहित्य में छायावाद का उदय और महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आना लगभग एक ही समय की घटनाएं हैं। अच्छा, दोनों साथ साथ हो रहे थे? जी, 1921 में गांधी जी का भाषण सुनकर पंत जी पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने अपना कॉलेज ही छोड़ दिया। अरे वाह! तभी 1934 में जब उनकी गांधी जी से पहली व्यक्तिगत मुलाकात हुई तो पंत जी की रचनाओं का पूरा स्वरूप ही बदल गया। तभी युगांत और ग्राम्या जैसी रचनाएं आईं। एकदम सही, उन पर गांधीवाद और प्रगतिवाद का बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन मैं यहाँ एक तार्किक प्रश्न उठाना चाहूंगी। जी पूछिए। गांधी जी तो राजनीति में थे ना, तो पंत जी को उनमें ऐसा क्या दिखा जिसने उनके वासुकी नाग वाले डर को शांत कर दिया? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। गांधी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे मूल रूप से एक नैतिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका स्वाधीनता आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक पुनरुत्थान था। गांधी जी का एक बहुत प्रमुख सिद्धांत था साधन और साध्य की पवित्रता। मीन्स एंड एंड्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, उनका मानना था कि साधन एक बीज है और साध्य एक वृक्ष। आप गलत रास्ते से सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मतलब अगर मंजिल अच्छी है तो रास्ता भी सही होना चाहिए। एकदम सही। और इसी सोच ने अहिंसा की पूरी परिभाषा को बदल दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि अहिंसा का मतलब सिर्फ हिंसा ना करना है, जो कि एक नकारात्मक परिभाषा है। हाँ, बस किसी को मारो मत, वही अहिंसा है। लेकिन गांधी जी की अहिंसा का सकारात्मक रूप था प्रेम। उनका कहना था पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और यही बात पंत जी को प्रभावित कर गई। बिल्कुल, पंत जी ने महसूस किया कि इस निरंतर बदलते परिवर्तनशील संसार में जहां सब कुछ मिटने वाला है, अगर कुछ शाश्वत है और बचाने लायक है तो वो मानवता है। मानवता। इसीलिए पंत जी ने गांधी जी को भावी संस्कृति का आधार मानते हुए लिखा था, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। क्या कमाल की पंक्तियां हैं। मतलब वो एक ऐसे कमजोर शरीर वाले इंसान में भविष्य की नींव देख रहे थे। बिल्कुल, पंत जी ने गांधी जी को मानवता का अपवाद कहा था, एक ऐसा अलौकिक मनुष्य जो लौकिकता की रक्षा कर रहा था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सुमित्रानंदन पंत का सफर सिर्फ एक कवि का सफर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें सिखाता है कि पहले हम बदलाव या परिवर्तन से डरते हैं, फिर हम उसकी क्रूरता को समझते हैं, फिर हम ये स्वीकार करते हैं कि बिना विनाश के नया निर्माण नहीं हो सकता। सही बात है। और अंततः इस सारे बदलाव के बीच हम गांधी जी जैसे विचारों के माध्यम से अपनी मानवता और प्रेम को अपना आधार बनाते हैं। एकदम सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के मन में गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटे छोटे बदलावों या नुकसानों से टूट जाते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं। बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन अगर पंत जी के नजरिए से सोचें कि हर विनाश वास्तव में उस सहस्त्र फन वाले नाग की कैंचली उतारने जैसा है, तो क्या ये संभव है कि आज हम व्यक्तिगत या वैश्विक स्तर पर जिन भी गंभीर संकटों या दुखों का सामना कर रहे हैं, वे दरअसल किसी बहुत महान और उज्जवल नए युग के जन्म की प्रसव पीड़ा मात्र हों?
ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या पता ये किसी अंत की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की आहट हो।